गोवा में उठे सियासी तूफान को लेकर कांग्रेस का राहत कार्य जोर पकड़ पाता, इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस में जोरदार धमाके होने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आर रतूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से अलग होकर ये नेता जल्द ही अपना नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। रतूड़ी पिछले 45 सालों से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज मन अत्यंत आहत है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के जो हालात हैं वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी नेतृत्व द्वारा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, पार्टी में जिस तरह का अंतर कला है, वह सब अत्यंत ही दुखद है। 2017 के चुनाव परिणाम से सबक लेने के बजाय 2022 की चुनावी हार के बाद पार्टी में गुटबाजी और तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व नहीं चाहता कि 2027 में पार्टी चुनाव जीते। चंपावत चुनाव में पार्टी की जो दुर्गति हुई, उसके बाद भी जब बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया पर रोज झगड़ते दिख रहे हैं, उससे कार्यकर्ता अत्यंत हतोत्साहित हैं। इसलिए मैंने आज आहत होकर कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपने को मुक्त करते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का बड़ा दलित चेहरा महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया में इसकी घोषणा की। कमलेश लंबे समय तक राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्षा भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामले की सुनवाई करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र मामले को तुरंत सुन पाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे खेमे को बस इतनी राहत दी कि स्पीकर विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई स्थगित रखे। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु के अनुरोध पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे खेमे की कई याचिकाएं लंबित हैं। इसमें से एक मामला शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता का है। गर्मी की छुट्टी के दौरान 27 जून को यह मामला लगा था। तब कोर्ट ने विधायकों को डिप्टी स्पीकर को जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दे दिया था। कोर्ट ने उससे एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को खुद मामला सुनने की बात कही थी। महाराष्ट्र की राजनीतिक खींचतान पर दाखिल हुई दूसरी याचिका को भी कोर्ट ने 11 जुलाई को ही सुनने की बात कही थी। इस बीच राज्य में राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और भाजपा के राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नियमों के मुताबिक अब स्पीकर ही अयोग्यता के मसले पर सुनवाई करेंगे। गर्मी के अवकाश के बाद पहली बार कोर्ट की सभी बेंच नियमित तरीके से बैठी, लेकिन मामला किसी भी बेंच के सामने सुनवाई के लिस्ट में नहीं लगा था। ऐसे में उद्धव कैंप के सुनील प्रभु की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। माना जा रहा था कि उद्धव कैंप जल्द सुनवाई का अनुरोध करेगा, लेकिन सिब्बल ने फिलहाल स्पीकर की कार्रवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस की बेंच से कहा, कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। आशंका है कि वह उसे खारिज कर देंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने राज्यपाल की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह स्पीकर को सूचित कर दें कि वह फिलहाल फैसला न ले। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मामले को कल सुनवाई के लिए लगा पाना संभव नहीं होगा। यह समय लेने वाला मामला है। इसके लिए बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के टिप्पणी से यही लगता है कि मामला इस हफ्ते सुनवाई के लिए लग पाने की संभावना कम ही है। अवकाश के बाद इस हफ्ते कोर्ट में बहुत अधिक मामले सुनवाई के लिए लगे हैं। ऐसे में एक साथ जुड़े महाराष्ट्र के कई मामलों के लिए विशेष रूप से बेंच का बैठना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के संसदीय दल में भी फूट पड़ गई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सांसदों की बुलाई गई बैठक में कई सांसद शामिल नहीं हुए। उसी बैठक में जो 12 सांसद पहुंचे, उनमें से कई पाला बदल सकते हैं। असल में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से कई सांसदों ने उद्धव ठाकरे को अपनी अकड़ छोड़ शिंदे गुट से समझौता करने की सलाह दी थी। इसके बाद
सांसद राहुल शेवाले ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आग्रह उद्धव ठाकरे से किया, लेकिन सांसदों की सलाह उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई और उसका नतीजा आज बैठक में सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि उद्धव की बुलाई गई बैठक में गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, हेमंत गोडसे, धैर्यशील माने, ओम राजे निम्बालकर, राजेंद्र गावित, राजन विचारे और राहुल शेवाले समेत 12 सांसद पहुंचे हैं। बाकी सांसद अभी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ बने रहने वाले 15 विधायकों को पत्र लिखा है। उद्धव ठाकरे ने कठिन समय में समर्थन देने के लिए सभी विधायकों को धन्यवाद कहा। ठाकरे ने कहा कि इन लोगों ने धमकियों के बावजूद सरेंडर नहीं किया। दरअसल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर भाजपा के साथ सरकार बना ली है। शिंदे के पास शिवसेना के 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बावजूद इसके लगातार खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के कुछ सांसद भी शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इनमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, भावना गवली जैसे नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, मातोश्री में हुई शिवसेना सांसदों की पिछली बैठक में भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से सुलह करने की सलाह दी थी। असल में सांसदों को चिंता इस बात की है कि अगला चुनाव वे सिर्फ उद्धव और आदित्य ठाकरे के नाम के सहारे नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए विधायकों का साथ मिलना जरूरी है, इसलिए सांसदों में खलबली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से शिवसेना के नेताओं का एकनाथ गुट में शामिल होना जारी है। पिछले दिनों ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पूर्व पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था। इसके बाद नवी मुंबई और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी शिवसेना के पूर्व पार्षद भी एकनाथ गुट में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली, विधायक छीन लिए, पार्षदों को अपने साथ मिला लिया, सांसद तैयार बैठे हैं। अब लड़ाई शिवसेना के नाम और निशान की है। एकनाथ शिंदे के लगातार कसते शिकंजे से घबराए उद्धव ठाकरे आखिरकार चुनाव आयोग के दरवाजे जा पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने कैवियट फाइल की है और उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास आते हैं तो हमारी बात सुने बिना कोई आदेश पारित न करें। हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था, जब पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं तो असली शिवसेना वही है। विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी हमारा ही हक है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने को कहा। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें अदालत में सुनवाई होने तक अयोग्यता नोटिस पर फैसला नहीं करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की बैठक भी बुलाई। बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव बताया जा रहा है। हालांकि इस अहम बैठक से भी शिवसेना के 7 सांसद गायब रहे। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक से पहले शिवसेना के 15 विधायकों को पत्र लिखकर कठिन समय के दौरान बिना धमकियों या प्रस्तावों के दबाव में आत्मसमर्पण किए उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया। पिछले महीने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी और उसे राकपा और कांग्रेस के साथ संबंध तोड़ने के लिए कहा था। पार्टी में विद्रोह के कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, जिसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ साथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना पर भी दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपनी हाड़तोड़ कमाई से अगर कभी 5 लाख की एक कार खरीदता है तो कम से कम उसे 7 से 8 साल चलाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को कम से कम इतने दिनों तक तो अपनी कार की EMI ही भरनी पड़ती है। लेकिन इसी आम आदमी के नाम पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में अपनी गाड़ी पर सरकारी खजाने से 1.43 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल हर चुनाव प्रचार में गाड़ी और बंगला न लेने की दुहाई देते थे। यहाँ तक कि कस्में खाकर उन्होंने कहा था कि वो ना तो कोई बंगला लेंगे, ना सुरक्षा और ना ही कोई गाड़ी। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने बंगला भी लिया, अपना और अपने विधायकों का वेतन बढ़ाया और अपनी गाड़ी पर करोड़ों खर्च किए। इससे पहले उनकी ही पार्टी के एक और नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी 2 दिन में हवाई जहाज की यात्रा पर 56 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, वो भी चुनाव प्रचार के लिए।
इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक आरटीआई का हवाला दिया और कहा कि सीएम केजरीवाल की कार खरीदने पर 2014 से अब तक 1.43 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया कि कुल 1,43,35,145 रुपए हुए खर्च दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए गाड़ियां खरीदने में इंडियन यूथ कांग्रेस की एक आरटीआई में हुआ खुलासा। केजरीवाल ने कहा था, न बंगला लूंगा न गाड़ी, लेकिन 2014 से इनका अलग ही खेल चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने विकास पूनिया की आरटीआई की कॉपी भी शेयर की, जिसमें बताया गया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए गाड़ी खरीदने में 2014 से अब तक 44.29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इससे पहले भाजपा ने भी अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर निशाना साधा था। भाजपा ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब गुजरात में तरह तरह के वादे कर रहे हैं, वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली की तरह गुजरात में भी कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदार राजनीति की शपथ ले रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा था कि केजरीवाल गुजरात में कार्यकर्ताओं के साथ ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं। कुछ इसी तरह की शपथ उन्होंने पार्टी बनाते वक्त दिल्ली में भी ली थी, लेकिन जिन बातों की शपथ ली थी उसमें से एक भी बातों पर अमल आज तक नहीं कर सके। भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि शपथ में उन्होंने अपने बच्चों की कसमें खाई थी कि वो ना तो बंगला लेंगे, ना सुरक्षा और ना ही गाड़ी। सत्ता में आने के बाद भी वो सभी सुख सुविधा भोग रहे हैं, सुरक्षा भी ली, बंगला भी, और उस बंगले में 21 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल भी बनवा रहे हैं। आम से वो अब बेहद खास हो गए हैं। दिल्ली के बाद झूठे वादों का शिकार बनाने के लिए अब दूसरे राज्यों में जाल बुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और आखिर में पार्टी टूट जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ यही हुआ और अब गोवा में वही सब कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। कांग्रेस को जब तक बगावत की खबर लगती तब तक आधे से अधिक विधायक बागी हो चुके थे। इनकी संख्या 6 से लेकर 9 तक है। वजह यह कि फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायक पार्टी के संपर्क से दूर हैं और छठे दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि वे संपर्क में हैं। गोवा में सियासी उथल पुथल रविवार सुबह शुरू होने लगी, लेकिन सोचते विचारते कांग्रेस ने रात में डैमेज कंट्रोल के लिए मुकुल वासनिक को गोवा रवाना कर दिया और इस दौरान विपक्ष के नेता पद से माइकल लोबो को बर्खास्त कर दिया। गोवा कांग्रेस में लगी बगावत की आग को बुझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने माना कि उसके 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। गोवा में कांग्रेस के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने माइकल लोबो और दिगंबर कामत का नाम लेते हुए भाजपा के साथ मिलकर पार्टी में फूट डालने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मोटी रकम का लालच देकर कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को डैमेज कंट्रोल के लिए गोवा रवाना कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके बताया, कांग्रेस अध्यक्षा ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने माइकल लोबो पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया। गोवा में कांग्रेस मामलों के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने माना था कि लोबो और कामत के अलावा पार्टी के 3 अन्य विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। राव ने कहा कि विपक्ष के नेता माइकल लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत गोवा में कांग्रेस में दल बदल सुनिश्चित करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। पार्टी ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का फैसला किया है। राव ने दावा किया कि पार्टी के 5 विधायक माइकल लोबो, दिगंबर कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डोलियाल लोबो से संपर्क नहीं हो पा रहा, जबकि 5 अन्य एल्टन डी कोस्टा, संकल्प अमोनकर, यूरी अलेमाओ, कार्लोस अल्वारेस फरेरा, रुडोल्फ फर्नांडिस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि छठे विधायक एलेक्सो सिकेरा पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं और कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लोबो और कामत दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गोवा में कांग्रेस के कुछ विधायकों के सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि भाजपा का धनतंत्र है। पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा करने के बाद उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान गोवा में कांग्रेस के 11 विधायकों में से 8 के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात की जांच करने की जरूरत है कि इनमें से कितने विधायक प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यह भाजपा का धनतंत्र है। गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 20 विधायक हैं और उसे 5 अन्य का भी समर्थन प्राप्त है। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीट पर जीत हासिल की थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।